जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, जन जन के जीवन की खुशहाली का दर्पण, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन, ये है कृषि दर्शन। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर्व है खुशियों का, उमंग का, उत्साह का और प्रकाश का। आपके जीवन में खुशियों का उजियारा हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। हमारे किसान भाइयों को खेती करने से पहले यदि उचित जानकारी मिल जाए हमारे विशेषज्ञों से, तो हम हमेशा से बहुत सारे विशेषज्ञ आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप सही समय पे सही जानकारियों का उपयोग लेकर अच्छा उत्पादन ले सकें। तो आज का हमारा विषय है कि गेहूं की उन्नत खेती हम कैसे करें। आइए इस विषय पे हम बात करते हैं हमारे विशेषज्ञ सहायक प्रोफेसर डॉक्टर केसी गुप्ता जी से। किसान भाइयों राम राम। यूँ तो गेहूं की खेती विभिन्न प्रकार की भूमियों में आसानी से की जा सकती है, परंतु उच्च उर्वरता युक्त अच्छे जल निकास वाली एवं अच्छी जलधारण क्षमता वाली भूमि इसकी खेती हेतु सर्वाधिक उपयुक्त रहती है। गेहूं की खेती सामान्य परिस्थितियों में सिंचित अवस्था में ही की जाती है, परंतु जहां भारी मिट्टी हो या जल भराव वाले क्षेत्रों में इसकी खेती असिंचित परिस्थितियों में भी की जा सकती है। किसान भाई यदि छोटी छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखें तो निश्चय ही अपनी फसल की उपज में काफ़ी हद तक वृद्धि कर सकते हैं। इन छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातों में समय पर बुवाई हेतु उपयुक्त किस्मों का चयन कर उनका बीजोपचार करना, समय पर निराई गुड़ाई करना, बुवाई के समय एवं खड़ी फसल में संतुलित मात्रा में खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग करना एवं समय पर सिंचाई तथा खड़ी फसल में रोग एवं कीटों का प्रबंधन बहुत आवश्यक है। इन बातों का ध्यान रखकर किसान भाई अपनी उत्पादकता को काफ़ी हद तक वृद्धि कर सकते हैं। बीजोपचार जिस तरह सबसे पहले हम बात करेंगे फसल के बुवाई के, तो गेहूं की खेत की तैयारी हेतु सबसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर 2 से 3 जुताइयां देसी हल या हैरो के द्वारा कर पाटा लगाएं। भूमि जनित कीटों की रोकथाम हेतु अंतिम जुताई के समय क्यूनलफास 1.5% चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भूमि में मिलाएं। बुवाई जिस प्रकार मानव स्वास्थ्य में टीकाकरण का महत्वपूर्ण योगदान है, उसी प्रकार बुवाई पूर्व बीजोपचार करना भी अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजोपचार करने से खड़ी फसल में आने वाले कीट एवं बीमारियों के प्रकोप में कमी आएगी, तो निश्चय ही किसान को कम मात्रा में रासायनिकों का छिड़काव करना पड़ेगा। कुल मिलाकर किसान के लागत में कमी होगी तो उसके निश्चय ही लाभ लागत अनुपात में वृद्धि होगी। किसान भाई जो भी आपको सिफारिश की जाए, जहाँ तक हमारे क्षेत्र में बुवाई के समय की बात है, तो सामान्यतः इस क्षेत्र में नवंबर के प्रथम सप्ताह से नवंबर के तृतीय सप्ताह तक गेहूं की बुवाई का सबसे उपयुक्त समय है। जिन क्षेत्रों में यदि देर से बुवाई हो या देर से फसल कटती हो, तो वहां नवंबर के चौथे सप्ताह से दिसंबर के द्वितीय सप्ताह तक भी इसकी बुवाई आसानी से की जा सकती है। इन परिस्थितियों हेतु उपयुक्त किस्मों का चयन कर ही बुवाई के काम में लें। सामान्य परिस्थितियों या सामान्य समय पर बुवाई करने हेतु राज 3077, राज 3765, राज 4037, राज 4079, राज 4120, DVW 17 एवं PVW 502 किस्मों का 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लें। देर से बुवाई हेतु राज 3077, राज 3765, राज 3777, राज 4037 एवं राज 4083 किस्मों का 125 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काम में लें। जैसा कि मैंने पहले कहा, बीजों का बुवाई पूर्व बीजोपचार करना अति आवश्यक है। लवण प्रभावित एवं खारे पानी वाले क्षेत्रों में बुवाई अच्छी उत्पादन प्राप्त करने हेतु बीजों को 3% सोडियम सल्फेट यानी 50 लीटर पानी में 1.5 किलोग्राम सोडियम सल्फेट के घोल में 8 घंटे तक भिगोएं। बीजों से लवण की परत हटाने हेतु उन्हें साफ पानी से धोकर छाया में या धूप में सुखाकर बुवाई के काम में लें। बीज जनित एवं भूमि जनित
रोगों से फसल को बचाने हेतु बीजों को 2 ग्राम थायरम या 2.5 ग्राम मैंकोजेब प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। जिन क्षेत्रों में अनावृत कंडवा या पत्ती कंडवा रोग का प्रकोप अधिक होता है वहाँ बीजों को कार्बोक्सिन या कार्बेंडेजिम 2 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से अथवा टेबुकनोजोल 2 DS 1.25 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से बीजोपचार करें। कवकनाशी से बीजोपचार हम मिट्टी के बर्तन में लेकर कर सकते हैं या हमारे पास उपलब्ध सीड ड्रेसर है उसकी सहायता से भी हम कवकनाशी से उपचार कर सकते हैं। इसके बाद भूमि जनित एवं दीमक के नियंत्रण हेतु बीजों को फिप्रोनिल 5 SC 6 मिलीलीटर दवा को आवश्यकता अनुसार पानी में घोलकर उन पर एक समान छिड़काव करें। अंत में 3 पैकेट अजोटोबैक्टर कल्चर एवं 3 पैकेट PSB कल्चर प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गुड़ के बने घोल या स्लरी में बीजों पर एक समान परत बिछाकर उन्हें छाया में सुखाकर 2 घंटे के बाद बीज बुवाई के काम में लें। बुवाई करते समय किसी भी फसल की अधिकतम उपज तभी संभव है जब फसल को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्वों की उपलब्धता हो। सामान्यतः खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग भूमि सिफारिश जांच के आधार पर करना चाहिए। भूमि सिफारिश जांच के अभाव में उच्च उत्पादन प्राप्त करने हेतु प्रति हेक्टेयर 120 किलोग्राम नाइट्रोजन 35 से 40 किलोग्राम फास्फेट काम में लें। जिन क्षेत्रों में पोटास की कमी हो वहाँ 40 किलोग्राम पोटास, जहाँ जिंक की कमी हो वहाँ 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट, जहाँ मैंगनीज की कमी हो वहाँ 20 किलोग्राम मैंगनीज सल्फेट काम में लें। नाइट्रोजन की आधी मात्रा एवं फास्फोरस, पोटास, जिंक, मैंगनीज की पूरी मात्रा बुवाई के समय बीजों से 5 से 7 सेंटीमीटर गहरा ऊर कर दें। खड़ी फसल में नाइट्रोजन की शेष मात्रा को भूमि कणाकार के आधार पर पहली एवं द्वितीय सिंचाई के समय दे सकते हैं। भारी मिट्टी में पहली सिंचाई के बाद बची हुई आधी मात्रा को छिटक कर दें तथा यदि मिट्टी हल्की है तो पहली एवं द्वितीय सिंचाई के समय बची हुई आधी मात्रा को 2 बराबर हिस्सों में बांटकर दे सकते हैं। पोषक तत्वों के साथ साथ किसी भी फसल की अधिकतम उपज तभी संभव है जब उस फसल को पर्याप्त मात्रा में सिंचाई उपलब्ध हो। गेहूं की जो फसल है उसकी भूमि कणाकार के आधार पर भारी मिट्टियों में 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है, जबकि हल्की मिट्टी में 6 से 8 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। जहाँ सिंचाई की कमी हो वहाँ सिंचाई सदैव क्रांतिक अवस्थाओं पर देनी चाहिए, क्योंकि इन अवस्थाओं पर नमी की कमी से फसल उपज में तुलनात्मक रूप से अधिक कमी पाई जाती है। गेहूं की सिंचाई पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय यानी 20 से 25 दिन बाद, द्वितीय सिंचाई कल्ले निकलते समय यानी 45 से 50 दिन बाद, तृतीय सिंचाई गांठ बनते समय यानी 65 से 70 दिन बाद, चौथी सिंचाई बालियां निकलते समय यानी 85 से 90 दिन बाद, पाँचवीं सिंचाई दाने की दूधिया अवस्था यानी 100 से 110 दिन बाद एवं छठी सिंचाई दाना पकते समय 115 से 120 दिन की अवस्था पर दें। जिन किसान भाइयों के पास केवल 5 सिंचाई उपलब्ध हैं वो बताई गई प्रथम 5 अवस्थाओं पर दें। जहां 4 सिंचाई उपलब्ध हैं वहां पहली सिंचाई शीर्ष जड़ जमते समय, द्वितीय सिंचाई कल्ले निकलने की उत्तरावस्था, तृतीय सिंचाई बालियां आते समय एवं चौथी सिंचाई दाने की दूधी अवस्था पर करें। जैसा कि किसान भाई आप सभी जानते हैं कि खरपतवार पौधों से पोषक तत्व, नमी, प्रकाश, स्थान आदि के लिए प्रतिस्पर्धा कर पौधों की उपज एवं उपज की गुणवत्ता को विपरीत रूप से प्रभावित करते हैं। अतः खरपतवारों का नियंत्रण या प्रबंधन सही समय पर सही विधि से करें तो निश्चय ही उनकी उत्पादकता में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी हो सकती है। सामान्यतः पहली निराई गुड़ाई पहली सिंचाई के 10 से 12 दिनों के अंदर कर खरपतवार निकालते रहें। इसके बाद भी यदि आवश्यक हो तो समय समय पर खरपतवार निकलते रहें। जहां रासायनिक खरपतवारनाशी का प्रयोग करना हो वहां बुवाई के बाद लेकिन अंकुरन से पूर्व पेंडिमिथिलिन 30 cc पौन किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर को आवश्यकता 500 से 700 लीटर पानी में घोलकर एक समान छिड़काव करें। खड़ी फसल में
चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार जैसे कि बथुआ, खरतुआ, कृष्णनील आदि खरपतवारों के प्रबंधन हेतु 2,4-D एस्टर साल्ट 500 ग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर, यदि एमाइन साल्ट हो तो 0.25 किलोग्राम सक्रिय तत्व प्रति हेक्टेयर अथवा कार्फेंट्राजोन 20 ग्राम सक्रिय तत्व या मेट सल्फ्यूरान 4 ग्राम सक्रिय तत्व को 500 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 28 से 35 दिन बाद एक समान छिड़काव करें। जिन क्षेत्रों में अनावृत कड़वा, जिन क्षेत्रों में गुल्ली डंडा या जंगली जई का प्रकोप अधिक होता है वहां इनके प्रबंधन हेतु हल्की मिट्टी हेतु आइसोप्रोटिरोन 0.25 किलोग्राम तथा भारी मिट्टी हेतु आइसोप्रोटिरोन 1.25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर को 500 लीटर पानी में घोलकर बुवाई के 28 से 35 दिन बाद छिड़काव करें तो निश्चय ही इन खरपतवारों का निदान पाया जा सकता है। खड़ी फसल में यदि दीमक की समस्या हो तो क्लोरोपाइरीफॉस 20 cc 4 लीटर प्रति हेक्टेयर या इमीडाक्लोपिड 17.8 SL 400 मिलीलीटर प्रति हेक्टेयर या फिप्रोनिल 5 SC दवा को 3 लीटर प्रति हेक्टेयर को आवश्यकता अनुसार बदरी या मिट्टी में मिलाकर सिंचाई के समय भुरकाव करें। खड़ी फसल में वैसे तो कीट एवं बीमारियों का प्रकोप गेहूं की फसल पर कम रहता है, फिर भी मकड़ी, मोला या तेला के निदान हेतु जैसे ही इन कीटों का प्रकोप दिखाई दे उस समय मिथाइल डिमेटोन 25 cc या डाईमिथुएट 30 cc 1 लीटर प्रति हेक्टेयर के घोल का छिड़काव करें। खड़ी फसल में यदि जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें तो जिंक की कमी के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है एवं ऐसे पौधे छोटे छोटे अवस्था में सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। इसके जिंक की कमी के कारण पौधे की पत्तियों की बीच की नस के पास समानांतर पीला पड़ जाते हैं तथा ज़्यादा प्रकोप होने की अवस्था में तेलीय धब्बे या मटमैली धारियाँ हो जाती हैं। ऐसे क्षेत्रों में नत्रजन के प्रयोग के बाद भी हरापन नहीं आता। इसके निदान हेतु खड़ी फसल में 0.5% जिंक सल्फेट एवं 100 ppm एस्कॉर्बिक एसिड यानी 5 ग्राम जिंक सल्फेट के साथ 100 मिलीग्राम एस्कॉर्बिक एसिड प्रति लीटर पानी के घोल का छिड़काव करें तो किसान भाई को निश्चय ही जिंक की समस्या का छिड़काव वानस्पतिक वृद्धि एवं बाली आने की अवस्था पर करने से जिंक की कमी के लक्षणों से जो विपरीत प्रभाव आते हैं वो उन पर निदान पाया जा सकता है। खड़ी फसल में यदि करनाल बल्ट रोग होता हो, करनाल बल्ट से वैसे तो फसल उपज में कोई बहुत ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन ये करनाल वंट से प्रभावित उपज को विदेशों में निर्यात नहीं कर सकते। अतः करनाल वंट के नियंत्रण हेतु बाली आने की अवस्था एवं उसके 10 दिन बाद प्रोपिकोनाजोल 0.1% यानी 1 मिलीलीटर प्रोपिकोनाजोल प्रति लीटर पानी के घोल के 2 छिड़काव करने से करनाल वंट पर नियंत्रण पाया जा सकता है। हमारे राजस्थान में मूलिया रोग भी एक गंभीर समस्या है। यह राजस्थान के लगभग 18 जिलों में पाया जाता है। यदि मूलिया रोग की तीव्रता अधिक है तो गेहूं की उपज में 60% तक कमी हो सकती है। मूलिया रोग के कारण पौधों की वृद्धि रुक जाती है, पौधे छोटे, कमज़ोर एवं पीले पड़ जाते हैं। इसके कारण इसके लक्षण नत्रजन की कमी के लक्षण जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन और इनकी जड़ें गुच्छेनुमा रूप में हो जाती हैं। इसके निदान हेतु मई जून माह में मिट्टी पलटने वाले हल से 15 से 20 दिन के अंतराल पर 2 से 3 जुताइयाँ करें तथा यदि ज़्यादा प्रकोप है तो बुवाई के समय 10 क्विंटल पिसी हुई नीम की खली एवं कम प्रकोप की अवस्था में 5 क्विंटल नीम की खली डालकर भी इसकी समस्या से निदान पाया जा सकता है। यदि बहुत अधिक प्रकोप हो, गेहूं के बजाय चना, सरसों, मेथी आदि फसलों का 2-3 वर्षों तक उपयोग में लाना जाना चाहिए। यदि पीली रोग का प्रकोप दिखाई दे तो वैसे तो पीली रोग के लिए जो भी सहनशील किस्में हैं केवल वही काम में लेनी चाहिए। यदि फिर भी पीली रोग के लक्षण दिखाई दें तो खड़ी फसल में गंधक चूर्ण 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सुबह या शाम 15 दिन के अंतराल पर 2 से 3 बार भुरकाव करें। अंत में किसान भाइयों को यदि इन छोटी छोटी बातों पर अमल करें
तो निश्चय ही उनकी उत्पादकता में काफ़ी हद तक बढ़ोतरी होगी और उनको गेहूं की फसल से अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता है। किसान भाइयों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम में आप क्या कुछ देखना चाहते हैं, क्या हैं आपके सुझाव, लिख भेजिए हमें इस पते पर। कृषि दर्शन कार्यक्रम, डीडी राजस्थान, झालाना डूंगरी, जयपुर। कार्यक्रम में आज इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे खेती से जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारियां लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। शुभ दीपावली।